प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। ये महत्वपूर्ण आयोजन, इसके लिए हम क्लास 12वीं का जो मैथमेटिक्स है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं यूनिट 3 पर, जिसका नाम है कलन अर्थात कैलकुलस, जिसके अंतर्गत आपको सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, इस प्रकार से प्यारे बच्चों कुल 5 चैप्टर का इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। 5 चैप्टर मिला करके ये एक यूनिट है। कुल 35 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं, जिसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, समाकलन के अनुप्रयोग से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग से 4 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है वो समाकलन से रहेगा, जबकि अवकल समीकरण से 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। सातत्य और अवकलनीयता से 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा तथा अवकलज के अनुप्रयोग से भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ सातत्य तथा अवकलनीयता से 1 क्वेश्चन एमसीक्यू का पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन अति लघुत्तरी पूछा जाएगा, जबकि समाकलन से भी 1 क्वेश्चन एमसीक्यू का और 1 क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से अति लघुत्तरी होगा। साथ ही साथ अवकल समीकरण से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं 1-1 नंबर का, जिसमें हो सकता है या तो दोनों एमसीक्यू हो जाए या 1 एमसीक्यू और 1 जो है वो 1 नंबर का है ना शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाए। ये तो रहा ब्लूप्रिंट। तो टोटल जो ब्लूप्रिंट है प्यारे बच्चों, इस यूनिट का जो 5 चैप्टर से मिलकर के बना हुआ है, बड़ा ही भारी भरकम सा ये यूनिट है। टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमने अब ब्लूप्रिंट पर चर्चा कर लिया। आइए अब मैं सीधे सीधे आपको ले चलता हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब सातत्य और अवकलनीयता, इस चैप्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और 1 क्वेश्चन आएगा इसका एमसीक्यू और 1 क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले चलिए आइएगा अल्बर्ट आइंस्टीन साहब क्या बोलता है देख लेते हैं। द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन ए रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। चलिए अच्छी बात है भैया। और ये हमारे आदर्श आइडियल कौन है भाई? सर आइजैक न्यूटन है। चलिए अब इसके दर्शन से ही हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे होंगे। कोई फलन f(x) है और उस फलन की बिंदु A पर अवकलनीयता आपको चेक करना है, इन चारों में से क्या होता है। दूसरा है प्रत्येक अचर फलन, ये देख लीजिएगा 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिया है, क्या होता है आपको तय करना है। साथ ही साथ ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। एक फलन है 10x + 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको चूज़ करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फलन दिया है, मॉड फलन है, x = 0 पर ये चारों में से क्या ऑप्शन आएगा ये आपको चूज़ करना है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर निश्चित रूप से ये निरसन नियम है और यहाँ पर निश्चित रूप से जो आंसर है वो आएगा e⁴x fx + c। कौन है देख लीजिएगा, है ना, निश्चित रूप से डी ही आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा।
और ये 13वां क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर ax प्लस बी होना चाहिए वो, तो आप देख लीजिए क्या आएगा। इस प्रकार से 14 भी आप देखिए, 15 भी आप देखिए। कोटि और घात यहाँ पर पूछा गया है, तो निश्चित रूप से कोटि तो 2 है, घात 1 ही होगा इसमें, ये भी आप लोग कर लेंगे। और अवकल समीकरण का हल आपको तय करना है, इन चारों में से क्या होगा ये निश्चित रूप से आप तय कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर चलिए, आपको पूछा गया है यदि x² प्लस y² इक्वल टू साइन एक्स वाई, देन dy/dx का मान आपको फाइंड करने हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से यहाँ पर 14 आपको एक दिया गया है, cot x अपॉन log sin x dx का मान आपको ज्ञात करना है। ये सब किस लिए दिए गए हैं पता है ना, ये एक एक नंबर का है। ये जितने क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये सब एक एक नंबर का है, क्योंकि 1 नंबर का MCQ आएगा और 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। देखिए अवकल समीकरण में केवल और केवल यहाँ पर समाकलन गुणांक पूछा है, ये भी 1 नंबर का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखना है। चलिए आगे ये क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर इसका प्रति अवकलज क्या होता है ये आपको बताना है। इसका प्रति अवकलज क्या होता है ये आपको बताना है। निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है प्रति अवकलज, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसका प्रति अवकलज मतलब समाकलन बताना है, तो आप देख लीजिएगा। और इसका जो क्या है आंसर हल सहित मैं नीचे आपको बताऊंगा, ये 22 भी देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन ही ज्ञात करना है, जिसकी चर्चा हम लोग नीचे कर लेंगे। ये चलिए इसकी भी चर्चा हम लोग चाहे तो नीचे कर सकते हैं, जहाँ तक हाँ ठीक है नीचे कर लेंगे, नीचे इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब सीधे सीधे ये देखिएगा, फिर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आपको सही आंसर का चुनाव करना है। लीजिएगा ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर आपको ये पूछा गया है इंटीग्रेशन, आपको अच्छे से पता है कि समाकलन से भी 2 क्वेश्चन MCQ का पूछे जाना है। तो इसको तोड़ दीजिएगा, sin² x अपान sin² x इंटू cos² x में साइन कट जाएगा, 1 अपान cos² बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस sin² बचेगा। कुल मिला के ये sec² माइनस cosec² का हो जाएगा, है ना। और तो फिर देख लीजिएगा इसमें से क्या क्वेश्चन क्या आंसर आता है। और ये जो 24 है वो निरसन नियम से बनेगा, इसको भी बना के देखिएगा, सही उत्तर का आप लोगों को चुनाव करना है। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका भी चुनाव आप करिए, क्वेश्चन को देख करके अपन आंसर नीचे देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा ये भी निरसन नियम से ही बनेगा। सेक एक्स को अंदर ले जाइएगा, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर e⁻ सेक एक्स ही आएगा प्लस c, है ना। कौन है आंसर नंबर बी ही आएगा यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अवकल समीकरण ये देखिएगा, इसकी घात पूछा गया है। घात हम लोग नहीं बता सकते, तो यहाँ पर आएगा परिभाषित। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन का देख लीजिएगा, साइन में थीटा की जगह में dy/dx दे दिया गया है। तो ऐसे फलन को, ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण को जब हम लोग किसकी बात करेंगे, घात की, है ना, तो ये अपरिभाषित है। कोटि बताया जा सकता है, घात नहीं बताया जा सकता। अवकल समीकरण ये आपको फिर दिखाई दे रहा है, इसकी कोटि पूछ रहा है, निश्चित रूप से बताया जा सकता है, कोटि 2 ही होगा इसका। चलिए इसकी चर्चा और नीचे करेंगे, आप लोग चिंता ना करें। चलिए लीजिएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन है, आपको 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर पूछा जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोग नीचे कर लेंगे। चलिए तो इसको जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए, इसकी चर्चा अपन नीचे कर लेंगे पूरे हल सहित। प्यारे बच्चों अब शुरुआत होता है, चलिएगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए फलन आप लोगों को दिया गया है 5x - 3, और यहाँ पर भले ही 2 बिंदु दे दिया गया है, लेकिन आपको किसी भी बिंदु पर कोई फलन दे दे और कोई बिंदु दे दे, उस बिंदु पर उस फलन की सत्यता हमें जांच करनी है, ये आपको आनी चाहिए। ये तो नमूना मात्र है ना। f(x = 5x - 3) एक फलन है,
और दो बिंदु यहाँ पर दिया है, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5। तो कोई भी बिंदु दे दे, उस बिंदु पर आपको फलन की सततता जांच करनी है। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करिएगा, है ना। और f जो भी बिंदु दिया गया है उसमें आप f का मान ज्ञात करिएगा, fa का मान ज्ञात करिएगा। ये तीनों यदि बराबर आ गए तो फलन सतत होता है। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद ये लीजिएगा, पांचवा करना है, बाकी मत करिएगा, पांचवा कर लीजिएगा, लेकिन कोई भी एक बिंदु पर करना है, सारे बिंदु पर आपको नहीं करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर खुद बोला गया है कि फलन जो है बिंदु 1 से इक्वल टू 2 पर सतत है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। प्रश्न खुद बोलता है कि फलन सतत है बिंदु 2 पर, 27वां क्वेश्चन में, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो यदि आप 27 बस कर लीजिएगा तो 28, 29 करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए, इसके बाद बहुत सिंपल 2 नंबर का पूछा गया है। आपको एक फलन दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। और इस प्रश्नावली में देखिए, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, है ना, चाहे वो 8वां हो, इस टाइप के क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। बाकी मैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ उसको देखना ही नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लीजिएगा। ये e टू द पावर -x का आपको अवकलन पूछा गया है। साइन इंटू लॉग एक्स का पूछा गया है। कॉस इनवर्स e टू द पावर x का पूछा गया है। e टू द पावर कॉस x का पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो केवल 2-2 लाइन, 3-3 लाइन में बनते हैं। 2-2 नंबर के ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से इस प्रश्नावली में यदि हम लोग बात करें तो दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, और आपका 8वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है ना, आपका 10वां प्रश्न है। ये सब 2-2, 3-3 लाइन का क्वेश्चन है। ये सब आप बहुत अच्छे से कर लेंगे या तो कर लिए होंगे। इसके बाद 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो सीधा सीधा अवकलज के अनुप्रयोग पर चला गया है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष आपको ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या r बराबर 5 हो। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 2, ये आएगा 4 नंबर का। ऐसे क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर के लिए है, देख लीजिए, आप लोग बना लिए होंगे। आगे यदि हम लोग बढ़ें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3, ये भी 4 नंबर का ही है, ये भी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद 2 नंबर के लिए आपको सिद्ध करना है कि जो दिया गया फलन है वो r पर वर्धमान है, ये आपको सिद्ध करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन है। हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमें वो इंटरवल ज्ञात करना है जिस इंटरवल पर ये जो फलन है वर्धमान है और ह्रासमान है। वो इंटरवल मतलब अंतराल हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, अंतराल हम लोग बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, ये आप लोग कर लिए होंगे। इसके बाद फिर 4 नंबर का ही क्वेश्चन, ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 15 है और इसके वर्गों का योग न्यूनतम हो। ये उसका एप्लीकेशन है। ये इसका अगला क्वेश्चन है, फलन साइन एक्स प्लस कास एक्स का उच्चतम मान क्या है। या इसी क्वेश्चन को कई बार बोल दिया जाता है, सिद्ध कीजिए फलन साइन एक्स प्लस कास एक्स का महत्तम या उच्चतम मान जो है वो √2 होता है। इस प्रकार से है, ये आप जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन है, इसको भी प्यार से करिएगा। ये 4-4 नंबर का क्वेश्चन है। और किसका क्वेश्चन है ये, अवकलन के अनुप्रयोग का। ऐसी 2 संख्याएं याद कीजिए जिसका योग 24 है, जिसका गुणनफल उच्चतम हो। अगला है, ऐसी 2 धन संख्याएं x और y याद कीजिए ताकि दोनों का योगफल 60 हो और x × y³ उच्चतम अर्थात महत्तम हो। साथ ही साथ 15वां क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो फिर ये आपका बोला गया है समाकलन। समाकलन में भी आपको अच्छे से पता है 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप इसमें से दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन समाकलन का 3 नंबर का आप कर सकते हैं।
इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10x, इसी में 1 - 10x का बनता है, इसी में 1 + cot x का बनता है, इसी में 1 - cot x का बनता है। सारे सेम बनते हैं, सारे सेम बनते हैं। और ये देखिए बना के दिया गया है। ये इस प्रकार से आप एक का प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी बन जाएगा, बाकी इजीली बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि प्यारे बच्चों हम लोग 3 नंबर की बात करें तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, थर्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन भी 3 नंबर के पूछे जाते हैं। और 3 नंबर में आपका 18 टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 23 टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें अगला, तो ये उदाहरण 9 आपको दिखाई दे रहा है। इसका केवल पहला क्वेश्चन आप करिएगा, 3 नंबर के लायक एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। इसको पूर्ण वर्ग मूल के मेथड से इसको लाया गया है सूत्र के रूप में, तो ये जरूर आप लोग करिएगा। इसके बाद 3 नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ log x का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है। ये इंटीग्रेशन ऑफ x × e⁻x dx, इसका भी मान आपको ज्ञात करना है। 20वां भी आपको करना है, अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ये 21वां भी आपको करना है, कर लीजिएगा 21वां। इसके बाद ये निरसन नियम है, निरसन नियम का पहला और दूसरा दोनों कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, दूसरा भी बना के यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर यदि हम लोग आगे बात करें, यदि आगे बात करें हम लोग, तो हम लोग पहुँच जाते हैं सीधे सीधे इस क्वेश्चन पर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और ये आपको दिया गया है tan−1x / 1 + x² का मान फाइंड करने हैं। ये भी आप कर लीजिएगा 3 नंबर का। ये भी 3 नंबर का मुश्किल है, इसको मत करिएगा। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, ये भी मत करिए, ये हम लोग कर सकते हैं 32, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तरीके वही हैं, चाहे वो 32 हो, चाहे वो 32 हो, चाहे 33 हो। देख लीजिए 33 10 भले ही दिया है, लेकिन ये देखो ये आ गया ना, वही रूप आ गया कॉस और साइन के पदों में। और मैं बता रहा हूँ 10 के जगह में कॉड भी हो सकता है, और यहाँ 1 प्लस है ना तो वो माइनस भी हो सकता है। और बिल्कुल सेम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका 34 नंबर है, इसको आप सूत्र के रूप में ज़रूर जानिएगा। करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सूत्र के रूप में इसको ज़रूर जानिएगा। चलिए आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये तीनों सेम बनता है। आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। यदि हम लोग आगे बात करें तब आता है अनुप्रयोग, किसका? समाकलन का अनुप्रयोग 5 नंबर का। ये देखिए, ये वृत्त का मानक समीकरण है और उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो इस वृत्त के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपका आता है दीर्घवृत्त। देखिएगा, ये दीर्घवृत्त का समीकरण आपको दिया गया है। ये देखिए दीर्घवृत्त ऐसे दिखता है। दीर्घवृत्त के द्वारा घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये मानक रूप आप लोगों को दिया गया है, देख लीजिए ये। इसके बाद इसका 2 क्वेश्चन है, जो हम लोग 2 हमने देखा वृत्त का, वो तो मानक रूप था। हमने दीर्घवृत्त का देखा, वो भी मानक रूप था। इसका ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये पहला दूसरा ये जरूर करिएगा। और जहाँ तक ये तीसरा और चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है, तो हम लोग नीचे देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी आप जरूर करिएगा। y = cos x एक फलन है, और इस फलन और x = 0 से लेकर के x = 2π तक घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है समाकलन विधि से। इसके बाद इस प्रश्नावली में देखिए, सेम आपका ये जो तीसरा सवाल है उसको करिएगा। ये ज्या वक्र है ना, ऊपर जो हम लोग किए थे वो कोज्या वक्र है, ये जरूर करिएगा। इसके बाद अवकल समीकरण की यदि हम लोग बात करें, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की बात यदि हम लोग करें तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और 2 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा। चलिए ये लीजिएगा, 2 नंबर का एक अवकल समीकरण आपको दिया गया है, इसका व्यापक हल पूछा गया है।
ये हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। जबकि पांचवा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा आप अवकल समीकरण का व्यापक हल जरूर करिएगा। ये छठवा भी आपको करना है, ये 15 भी आपको करना है। चलिए यदि आगे हम लोग बात करें तो ये वही है, 15 का हल है। यदि हम लोग आगे बात करें तो ये देखिएगा व्यापक आपको हल ज्ञात करना है, और ये सब जो है वो रैखिक अवकल समीकरण है। इस रैखिक अवकल समीकरण को आपको हल करना है। टोटल 5 है ये। और यहाँ पर देखिएगा कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें से कर लीजिएगा। आगे की बात यदि हम लोग करें तो सीधा सीधा हम लोग अब देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा देख सकते हैं। ये बस क्वेश्चन में तो इतना ही आना है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। आइए ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करें। कुछ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मेरे पास है, ये देखिएगा। एक फलन हमें दिया गया है, इसका प्रति अवकलन कौन होगा। प्रति अवकलन का मतलब समाकलन से होता है, ये देख लीजिएगा। तो समाकलन किया गया है इसका, तो निश्चित रूप से देखिए आंसर क्या होगा आपको पता चल जाएगा। ये 2/3 x⁻³ ये ऑप्शन नंबर आपका सी ही होगा। देख लीजिए ये बना के दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसमें भी अवकलन ही हमें करने हैं। तो देखिए x⁴ वाला आएगा तो b और d तो आएगा नहीं, अब हमें a और c में ही चुनाव करना है। तो यहाँ निश्चित रूप से a ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा देख लीजिए, c का मान पक्षांतर करेंगे तो माइनस ही आता है, इसलिए आंसर आपका आएगा फर्स्ट। इसी प्रकार से इसकी यदि हम लोग बात करें तो देख लीजिए, इसी को मैंने आपको बोला था ये, तो 10x + cot x + c, 10x + cos x + c, तो कुल मिला के ऑप्शन आएगा ए। ये देख लीजिएगा, ये अगला वाला, ये निश्चित रूप से ये आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये देख लीजिए कैसे बनता है, तो इसको भी हम लोग चाहें तो बहुत अच्छा से कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। यदि अगला हम लोग बात करें तो इसको पहले अच्छे से पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ के इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए तोड़ के बनाया गया है, और यहाँ पर आंसर आएगा 10⁻x + 1 + c। निश्चित रूप से आपका जो ऑप्शन है वो क्या होगा भाई, 10⁻x + 1 है ना +c। तो निश्चित रूप से कौन सा होगा, बी ही होगा, बी ही होगा ना, बिल्कुल बी होगा। ये लीजिए इसको भी अच्छे से आप कर लीजिएगा, ये बना के बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा बी, यहाँ पर ऑप्शन आएगा। इसकी हम लोग बात करें तो इसको भी यहाँ पर देखिए बना के दिखाया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा ए। यदि अगला हम लोग बात करें इसकी, तो यहाँ पर भी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो π/12 आएगा, डी आएगा। यदि हम लोग बना के देखें तो निश्चित रूप से π/24, ये देखिए कैसे आया है, आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये अवकल समीकरण की घात, मैंने बताया ना यहाँ पर हम लोग घात की बात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि है, लेकिन ये बहुपदी नहीं है। कौन, sin × dy/dx, इसलिए घात यहाँ पर डिफाइन नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। और 12 का तो आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 2 ही आएगा यहाँ पर कोटि। यदि अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, निश्चित रूप से स्वेच्छ अचर की संख्या जो होता है वो कोटि के बराबर होता है, अतः यहाँ पर 4 ही आएगा। जो कोटि आप लोगों को दिया जाएगा उतने ही स्वेच्छ अचर उसमें उपस्थित होंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। 4 कोटि वाले अवकल समीकरण बोला गया तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। 3 वाले बोलते तो 3 आता, 2 वाले बोलते तो 2 आता, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या,
यहाँ पर 0 होती है। याद रखिए स्वेच्छ अचर है ना, विशिष्ट हल में 0 ही होता है, क्योंकि स्वेच्छ अचर का ही तो मान हम लोग याद करके वहाँ पर पुट करते हैं। तो 3 कोटि वाले हो चाहे कितनी भी कोटि वाली हो, अवकल समीकरण के यदि आप विशिष्ट हल ज्ञात कर रहे हो तो स्वेच्छ अचर उसमें 0 होगा। और कितने भी कोटि का अवकल समीकरण हो, यदि व्यापक हल की बात करें तो जितने कोटि का वो अवकल समीकरण है उतना ही स्वेच्छ अचर उसमें होगा। और यदि विशिष्ट हल की बात करें तो स्वेच्छ अचरों की संख्या जो है वो 0 होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको एक व्यापक हल आपको पूछा गया है, एक अवकल समीकरण आपको दिया गया है, ये हल करके भी बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये आपका अगला क्वेश्चन में एक विशिष्ट हल है y=x, इसके संगत अवकल समीकरण आपको चिन्हित करना है, तो ये चिन्हित जरूर करिएगा। चलिए आगे हम लोग ये बात करें तो ये 23 भी आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको ये भी दिख रहा है। ये आप देखते चलिएगा। ये बड़ा ही प्यारा सा आपका ये वीडियो होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको तैयारी करने में ज़रूर मदद करेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और जितना मैंने क्वेश्चन बोला है वो आप कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आपका तैयारी 100% हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्यार से इस वीडियो को देखा, और ये सफल तभी हो पाएगा जब आप इसी के अनुरूप तैयारी कर पाएँ। चलेगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।